वेलकम बैक। हम लोग वायरस तक कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में और अब बैक्टीरिया से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं बायोलॉजी का ऑलरेडी, और उसके अलावा हम लोग विवाह से एसपीडी से हम लोग करंट अफेयर्स कर चुके हैं, विवाह से इतिहास कर चुके हैं, भारतीय बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चंस बना चुके हैं विवाह का। तो जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कैसे क्लास चल रहा है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वान लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ए बी लीवेनहुक, हॉलैंड के थे। 1683 में इन्होंने इसका खोजा था, किसको? बैक्टीरिया को। लीवेनहुक इज कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने बैक्टीरिया खोजा था तो इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये सवाल पूछता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे बोलते हैं। उसके बाद ये भी पूछता है कि बैक्टीरिया को पहली बार किसने बैक्टीरिया कहा था इसको? तेहरेनबर्ग ने कहा था इसको। उसके बाद 1843 से 1892 तक रॉबर्ट कोच का ये लाइफ टाइम है। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। टीबी का जो बीमारी होता है उसका जो बैक्टीरिया था उसका रॉबर्ट कोच ने खोजा था। उसके बाद 1812 से 1892 लुइस पास्चर डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ रैबीज एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये सवाल पूछता है कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क किसने खोजा था? तो लुइस पास्चर ने खोजा था। और वैक्सीन, रैबीज जो वायरस होता है, इसका वैक्सीन किसने खोजा था? जो कुत्ता काटने से रैबीज होता है, तो इसका वैक्सीन जो खोजा था वो लुइस पास्चर ने ही खोजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा सवाल है, ये याद रखेंगे, ये पूछता है बीपीएससी में। बेसिलस वायरस का टाइप है, रॉड शेप होता है और सिलेंड्रिकल होता है। या तो ऐसे रॉड शेप्ड होगा या फिर सिलेंड्रिकल ऐसे होगा, ठीक है। और राउंड और कोकस क्या होता है? कोकस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया राउंड और कोकस होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है। तो कभी पूछता है कि राउंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? बैसिलस है, कोकस है, कोमासेप्ट, विब्रियो है, एस्पेरिलियम है, तो उसमें कोकस हो जाएगा। उसके बाद कोमासेप्ट और विब्रियो, ये लाइक इंग्लिश का साइन जो होता है ना, ये कोमा का इस तरह का शेप होता है। कलरा का बैक्टीरिया इस तरह का, कोलरा का बैक्टीरिया इस तरह का होता है। उस पर एस्पिरिलियम स्प्रिंग और स्क्रू के शेप का ये होता है। सम स्पीसीज ऑफ एजोटोबैक्टर, एजोटोस्पेरिलियम एंड कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन सॉइल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो कुछ बैक्टीरिया ये है, एजोटोबैक्टर है, जो स्पाइरिलियम है, कोलिस्ट्रीडियम है, ये सॉइल में फ्रीली रहते हैं, मतलब किसी के साथ संबंध में नहीं रहते हैं, फ्री जीते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 होता है उसका फिक्सेशन करते हैं, जो कि कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और उसको यूज़ करके प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोमोनास। तो नाइट्रोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। एनाबिना एंड नॉस्टेक साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। तो एनाबिना, नॉस्टेक, साइनोबैक्टीरिया ये सब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। और कौन फिक्स करता है नाइट्रोजन? क्लेस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, जो एस्पेरिलियम, ये एसोसिएशन में फिक्स करते हैं, ठीक है। दीज द स्पेसीज ऑफ राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम एटसेट्रा बैक्टीरिया लिव इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम आप लोग बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, नाम तो जरूर सुने होंगे राइजोबियम का। जो लेग्यूम का फर्म है, लेग्यूम जो होते हैं प्लांट, यानी कि जो दलहन तेल प्लांट होता है, उसमें उसके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, और वहाँ पे वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। पिजन्स, ग्राम, ये सब के रूट में पाए जाते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि दलहन क्रॉप से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है, उर्वरकता जो है वो बढ़ती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स आर नोन एज टॉक्सिन। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा उसको कलेक्टिवली टॉक्सिन कहा जाता है। टू प्रिजर्व द मिल्क फॉर मेनी डेज पास्चराइजेशन इज डन। देयर इज 2 मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन। उसके बाद आता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का जो पास्चराइजेशन किया जाता है, जब दूध को 2-4 दिन रखना होता है तो उसको पास्चराइजेशन, अभी जो जितना भी पैकेट वाला दूध मिलता है सब पास्चराइज्ड दूध रहता है, लिखा हुआ रहता है ना पास्चराइज्ड दूध।
तो उसको दो तरह से पास्चराइजेशन का किया जाता है, मेथड है उसका। एक तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, और दूसरा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, इसमें लो टेम्परेचर में क्या होता है, मिल्क इज बॉयल्ड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो 62.8 ये टेम्परेचर पूछता है कि लो टेम्परेचर होल्डिंग में क्या किया जाता है पास्चराइजेशन में, तो 62.8 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए बॉयल किया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, 71.7 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकेंड के लिए बॉयल किया जाता है। इकहत्तर दशमलव सात डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए बॉयल किया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड इसको बोलते हैं। अच्छा, अब आइए, इन लेदर इंडस्ट्री सेपरेशन ऑफ हेयर एंड फैट फ्रॉम लेदर इज डन बाय बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड टेनिंग ऑफ लेदर। टेनिंग ऑफ लेदर पूछता है, टेनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या होता है, लेदर इंडस्ट्री में ये टर्म यूज किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया का यूज करके हेयर और फैट को रिमूव किया जाता है। पिकल्स, अचार, सिरप इज केप्ट इन साल्ट और इन द डेंस लिक्विड ऑफ शुगर, so that in case of bacterial attack, bacteria are plasmodized and destroyed. Therefore, pickle do not get spoiled soon and can be preserved for long time. तो क्या किया जाता है, अचार को आप देखते हैं या सिरप बनता है या फिर कुछ ऐसा लिक्विड चीज़ होता है जिसमें बहुत सारा तेल, जैसे अचार में बहुत सारा तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया का प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी बॉडी को ले जाया जाता है तो बैक्टीरिया का बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ वो सिरप या अचार जो होता है जिसमें बहुत सारा नमक होता है, हाइपोटोनिक होता है। जब हाइपरटोनिक में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है कि एक्सोस्मोसिस होता है, उसके बॉडी का जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, लिक्विड बाहर निकल जाता है, और प्लाज्मोजाइड, उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, और बैक्टीरिया मर जाता है तो ख़राब नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग पहला वीडियो में ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी का, वो आप देख सकते हैं कि वो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स एंड पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर बिकॉज इट कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड की वजह से इसको नहीं आयरन के कंटेनर में इसको जमा किया जाता है। द कोल्ड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एट लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है, -10 से -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल काउजिंग प्लूरानोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको PPLO भी बोलते हैं। PPLO का फुल फॉर्म पूछता है, याद रखेंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक, पी से प्लूरो होता है, पी से ही निमोनिया का स्पेलिंग शुरू होता है, लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। वाक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन, वाकमैन, इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए एंटीबायोटिक मिला था। उसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम फंगस से लिया गया था। ठीक है, और ये बनाया गया था, और ये क्या बोलते हैं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। जेनोबायोटिक्स आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड रिकैल्सिट्रेंट। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट चंडीगढ़। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर जो होता है वो उसका जो सेंटर है, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने की चीज़ है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बोलते चल रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे जो है इसमें क्या है, चूँकि हम लोगों को कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर कुछ को देखते हुए चलना है, ये इस फोकस के साथ कि क्या पूछा जा सकता है। हनी हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, डज नॉट डिके बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। ये भी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ऑस्मोसिस का, एक्सोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे लागू होता है, इसलिए बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है हनी में। उसके बाद आता है बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आप लोग जानते हैं, फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, क्लीनिंग ऑफ वाइल्ड स्पिल्स एंड प्रोड्यूसिंग अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में यूज किया जाता है बैक्टीरिया को। उसके बाद आता है बैक्टीरिया एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर द एनएरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड कंपोस्टिंग।
एन एरोबिक, एन मतलब नहीं, एरोबिक मतलब एयर, मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरियल बायोलॉजिकल मटेरियल का बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन करवाया जाता है उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। बैक्टीरिया के एयर के एब्सेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसको एन एरोबिक कंडीशन बोलते हैं, उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं प्रोसेस को। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। तो मोलासेस का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? फर्मेंटेशन से इथेनॉल के प्रोडक्शन में। उसके बाद एमोंग फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ द फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। तो फंजाई में नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है, प्रोटोजोआ में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी होता है, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। यहाँ भी मतलब लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है डिफरेंट प्लांट जो डिज़ाइन होता है, जो फॉर्म होता है, उसके बारे में स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं रूट। रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल। सीड से दो चीज़ निकलता है, प्लूमुल और रेडिकल। तो प्लूमुल से तना निकलता है यानी कि स्टेम निकलता है, और रेडिकल से रूट निकलता है। रूट हेयर एराइजेज फ्रॉम एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस से एराइज होता है रूट हेयर्स, ठीक है ना। और सीड कोट जो भी रूट रेडिकल होता है तो उसमें जो बनता है, जो उसका लेयर होता है, स्किन जो होता है बाहर का, वो एपिडर्मिस कहलाता है, और उससे रूट हेयर्स निकलता है। रूट जनरली ग्रो इन अ सॉइल अवे फ्रॉम लाइट। रूट निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, मतलब फोटोट्रॉफिक नहीं बोलूँगे, ट्रॉफिक मतलब तो फूड हो जाएगा। टुवार्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम फोटोन जाता है, मतलब लाइट से दूर जाता है। ये सॉइल के अंदर जाएगा तो लाइट से दूर जाएगा। तो रूट दो तरह का होता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। टैप रूट जो बीच वाला मोटा वाला रूट होता है, और एडवेंटिशियस रूट जो ऊपर से निकलता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, जो मेन रूट होता है उसका मॉडिफिकेशन क्या है? तो कोनिकल होगा, तो कैरोट उसका मॉडिफिकेशन है। कैरोट जो हम लोग खाते हैं, गाजर, वो एक्चुअली रूट का मॉडिफिकेशन है, कोनिकल शेप में। नेपी फॉर्म में क्या होता है? टर्निप या बीट जो होता है, नेपी फॉर लट्टू की तरह जो होता है डिज़ाइन, वो टर्निप, और ये भी रूट का ही मॉडिफिकेशन है, नेपी फॉर्म। तो तीन तरह का यहाँ पे फूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म और कोनिकल दिया है। कोनिकल का एग्जाम्पल कैरोट हो गया, नेपी फॉर्म का एग्जाम्पल टर्निप और बीट हो गया, और फूजी फॉर्म का एग्जाम्पल रेडिस हो गया। तो रेडिस भी रूट का ही मॉडिफिकेशन है। उसके बाद रूटलेस प्लांट इज लेमना, जिसमें रूट नहीं होता है उसको लेमना बोलते हैं। उसके बाद स्टेम में आ जाइए। स्टेम भी मॉडिफाई होता है, जैसे पोटैटो है। चलिए, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ होता है। सो दे आर यूजुअली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, मतलब फोटो से उनको फोटोन की तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है। इट डेवलप फ्रॉम प्लूमुल, जो हम लोग पहले बोले हैं कि ये रेडिकल से निकलता है यहाँ पे, ठीक है, रूट, और ये सीड के प्लूमुल से निकलता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, मॉडिफाइड स्टीम क्या है? ट्यूबर अगर होगा, चार तरह का मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर होगा तो उसको पोटैटो उसका एग्जाम्पल है। कॉर्न होगा तो कोलोकाशिया और सेफ्रॉन उसका एग्जाम्पल है। बल्ब होगा तो ओनियन, गार्लिक, ये ओनियन भी और गार्लिक, ये दोनों का दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन है। उसके बाद राइजोम होगा तो टर्मरिक और जिंजर, ठीक है। तो चार तरह का मॉडिफिकेशन स्टेम का होता है। ये सवाल पूछता है। रूट का तीन तरह का, कोनिकल, नेपिफॉर्म, फूजिफॉर्म, और स्टेम का ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब, राइजोम, ठीक है। और राइजोम की तरह टर्मरिक आपको जिंजर दिखता है। इसको याद भी करना है, प्लस समझना भी है कि किस में क्या होता है। ट्यूबर जो होता है पोटैटो में होता है, और पोटैटो को ट्यूबर का फॉर्म बोलते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है लीफ। इट इज़ ग्रीन एंड द मेन फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इन कैक्टस लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कैक्टस में जो आप कांटा देखते हैं, एक्चुअली लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और कैक्टस को रेफर्ड है जेरोफाइट। जीरो मतलब होता है डेजर्ट, और फाइट्स मतलब होता है प्लांट। वैसे प्लांट जो डेजर्ट में उगते हैं उनको जेरोफाइट्स बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेरोफाइट मतलब डेजर्ट में उगने वाले प्लांट को बोलते हैं। और कैक्टस जो होता है
वो स्पाइन जो उनका होता है वो मॉडिफाइड लीव होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर में आ जाइए। तो क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड। ये पूछता है कि क्लोव जो होता है वो फ्लावर बर्ड है, ठीक है, या फ्रूट है, क्या है, तो फ्लावर बर्ड है, फ्रूट नहीं है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर इन फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर फाउंड। ठीक है ना, तो एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, कैलिक्स कोरोला सपोर्टिंग ऑर्गन होता है। आउट ऑफ दिस एंड्रोशियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टामेन। एंड्रोशियम ऑर्गेनिक मेल क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन होता है, तो उसका जो यूनिट होता है वो स्टामेन होता है। देयर आर वन और मोर स्टामेन इन द एंड्रोशियम। पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन एंथर। ठीक है, तो स्टामेन उसके अंदर एंथर और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। गाइनोशियम, यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पेल और पिस्टिल। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कार्पेल। कार्पेल का 3 पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये याद करने की चीज़ है, आप इसे याद कर लेंगे कि गाइनोशियम में ये तीनों पाया जाता है। फ्लावर हैविंग बोथ स्टामेन एंड कार्पेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों अगर रहता है फ्लावर में तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद आता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग फर्टिलाइजेशन को पॉलिनेशन समझ लेते हैं या पॉलिनेशन को ही फर्टिलाइजेशन समझ लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग। देखते हैं क्या है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एंथर, जो एंथर है, जो मेल पार्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एंथर से निकलता है पोलन ग्रेन और उसका ट्रांसफर होता है कहाँ, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किस में होता है, स्टिग्मा होता है आपको फीमेल जो पार्ट होता है उस पे होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट या फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वो दो तरह का होता है, एक तो खुद से होगा, मतलब एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, एक प्लांट का फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर दूसरे प्लांट पे जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सेल्फ और क्रॉस का ये क्लियरिटी आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मिंग जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अ यूनिक इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में ही होता है। इन दिस प्रोसेस आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब जब पोलन ग्रेन वहाँ पे पहुँचता है, पोलन ट्यूब रीचेज इनटू द एम्ब्रियो सेक रिलीजिंग 2 मेल गैमेट। ठीक है, वहाँ पे पोलन ग्रेन पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट किया और 2 मेल गैमेट को कहाँ तक, एम्ब्रियो तक पहुँचाता है। 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है एक सेल से, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है। ठीक है ना, यानी कि फीमेल गैमेट से टू फॉर्म जाइगोट बनाने के लिए फॉर्म करता है, और अदर जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है जो इंडोस्पर्म बनाता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और जो इंडोस्पर्म बनाता है उसको तो इंडोस्पर्म में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सवाल पूछता है कि ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है, इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय होता है, यानी प्लांट में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो प्लांट में होता है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एक तो जो गैमेट होता है मेल का वो जाता है फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, और दूसरा जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बना देता है। इंडोस्पर्म बनने के प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और टोटल प्रोसेस को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद सीनगेमी, द फ्यूजन ऑफ गैमेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड सीनगेमी। तो नॉर्मली डिप्लॉयड जाइगोट अगर बनता है तो उसको सीनगेमी बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पी, इन सम प्लांट फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ओवरी का जब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी कि सीड नहीं रहेगा ऐसे फ्रूट्स में, दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर सीडलेस, फॉर एग्जाम्पल बनाना, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। तो क्या होता है, फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ओवरी से फ्रूट डेवलप हो गया और फर्टिलाइजेशन के बिना, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का जो फूड का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल बनाना में होता है पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब में होता है। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब आप समझ गए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। कुछ अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। इन द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ 4 मेगास्पोर द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेट मेगास्पोर आर 1:3, यानी कि 4 जो मेगास्पोर बनाता है, जो फीमेल प्लांट पार्ट जो बनाता है 4 मेगास्पोर, उसमें से एक ही फंक्शनल होता है और 3 डिजेनरेटेड होता है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी एंड सेप्रोफाइटिक बर्डिंग। Parthenogenesis are irregular mode of reproduction resulting in a development of embryo without fertilization। ये चारों का तीनों जो मेथड है, एपोगेमी, सेप्रोफाइटिक बर्डिंग, ये सारा का सारा इरेगुलर मेथड है रिप्रोडक्शन का, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो बल्बिल टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बल्बिल जो पार्ट होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, फ्लावर्स के गुच्छों को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर का गुच्छा जो होता है एक साथ, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और फ्लावर का जो गुच्छा होता है व्हीट में, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट को स्पाइक बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म अफेक्ट्स द फ्लावरिंग ऑफ, फोटो और पेरियोडिज्म मतलब कि लाइट का जो ड्यूरेशन का जो असर है, डेट इज कॉल्ड, फ्लावरिंग पे जो असर पड़ता है उसको फोटो पेरियोडिज्म बोलते हैं। पॉलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय एयर, एयर के थ्रू होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टामेन वेयर एज फीमेल पार्ट इज पिस्टिल, हम लोग कर चुके हैं। नोड ऑफ द प्लांट ऑफ द नोड इज द पार्ट ऑफ स्टेम वेयर लीफ अराइजेज, जहाँ से लीफ अराइज करता है उसको नोड बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली, ये पूछता है सवाल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बाय फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है देख लीजिए। फ्रूट इज अ मेच्योर्ड एंड राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन पार्थेनोकार्पी में ऐसा नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बिना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम ओवरी, ठीक है। फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, 3 तरह का फ्रूट होता है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल फ्रूट बनाना हो गया, गुआवा हो गया। एग्रीगेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ठीक है, वो जो शरीफा देखते हैं, स्ट्रॉबेरी देखते हैं। कंपोजिट फ्रूट में जैक फ्रूट्स और मलबेरी होता है। तो एग्जाम्पल पूछता है कंपोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स, और तो ये पूछता है, याद रखें। इन द डेवलपमेंट ऑफ सम फ्रूट्स कैलिक्स, कोरोला एंड थैलेमस टेक पार्ट, ठीक है ना। कभी कभी कैलिक्स मतलब अदर देन ओवरी भी पार्ट लेता है, कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस। दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, मतलब वो कहने के लिए फ्रूट्स हैं बट वो फ्रूट नहीं है एक्चुअली, जो ओवरी से डेवलप नहीं होगा। वो फ्रूट देखने में तो लगता है, खाने में तो लगता है, लेकिन वो फ्रूट्स नहीं होता है, तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि एप्पल है फॉल्स फ्रूट, जैक फ्रूट है, पियर है, ये सब फॉल्स फ्रूट है। जैसे देखिए एप्पल और पियर जो है, फ्लैसी थैलेमस को हम लोग एडिबल पार्ट होता है, खाने लायक जो पार्ट होता है फ्लैसी थैलेमस होता है। तो ये पूछता है कि एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स फ्रूट कौन है? तो एप्पल है, पियर है। मैंगो का क्या खाते हैं? मेसोकार्प खाते हैं। गुआवा का इंटायर फ्रूट्स खाते हैं। ग्रेप्स का पेरिकार्प और प्लासेंटा खाते हैं। पपाया का भी मेसोकार्प ही खाते हैं। कोकोनट का एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। टोमेटो का पेरिकार्प और प्लासेंटा खाते हैं। बनाना का मेसोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाते हैं। व्हीट का स्टार्ची एंडोस्पर्म खाते हैं। केशोनट मतलब काजू का पेडंकल और कॉटिलिडोन खाते हैं। और लीची का फ्लैसी एरिल खाते हैं। ये सारा टर्म पूछता है। अच्छा, या नहीं दिख रहा था, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एप्पल और पियर का क्या खाते हैं? फ्लैसी थैलेमस। मैंगो का मेसोकार्प, गुआवा का इंटायर फ्रूट खाते हैं। ग्रेप्स का पेरिकार्प और प्लासेंटा खाते हैं। पपाया का, अच्छा इन सब का तो मतलब आप लोगों को पता होगा, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको ही पता होगा, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। टोमेटो का पेरिकार्प और प्लासेंटा। बनाना का मेसोकार्प, इंडोकार्प। व्हीट का स्टार्ची एंडोस्पर्म। केशोनट का पेडंकल और कोटिलिडोन। और लीची का फ्लैसी एरिल खाते हैं। और इसके आगे कुछ और फ्रूट्स दिया हुआ है 4-5, याद रखेंगे इन सारे फ्रूट्स का, इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
ग्राम का कोटलीडोन एम्ब्रियो खाते हैं, ग्राउंड नट का, मूंगफली का कोटलीडोन, मलबेरी का, इंटायर फ्रूट्स तूत का जिसको बोलते हैं, जैक फ्रूट्स का, ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड्स खाते हैं, पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल, ब्रैक्ट्स एंड पेरियंथ खाते हैं, ऑरेंज का जूसी हेयर हम लोग खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद आइए, वाटर ऑफ कोकोनट इज ए लिक्विड न्यूसिलस होता है। द मेडिसिनल प्लांट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ स्किन केयर इज एलोवेरा, आप लोग जानते हैं। इन सीड ऑफ द नीम मेजर पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट, नीम के सीड में होता है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग स्किप कर सकते हैं। द एल्कोलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी, कोकाया, कोला नट इन इज कैफीन, कैफीन ही पाया जाता है ना कॉफ़ी में, कोकाया में, कोला नट में, ये सब तो पता ही है। उसके बाद हॉट पीपर्स आर हॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सिसिन, ठीक है। उसके बाद क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू द माइक्रो प्रोपेगेशन। तो क्लोन हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज इज अमेरिका, अमेरिका में मेज का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन कोकोनट एंड पोमग्रेनेट, सीडलेस फ्रूट्स का कोई यूज नहीं होता है। पपाई द सोर्स ऑफ पपाइन, ठीक है, पपाइन का यूज होता है, अलग अलग इसका यूज है। विविपेरी जर्मिनेशन इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट, विविपेरी जर्मिनेशन मैंग्रोव प्लांट में होता है। एक्चुअली मैंग्रोव प्लांट में क्या होता है कि सॉल्टी प्लांट, ये सॉइल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, तो उसका रूट्स ऊपर की तरफ निकलता है, वो विविपेरी जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर टू ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, टिश्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइटोलॉजी में। क्या होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गन बॉडी, ये एनिमल बॉडी या आप बोलिए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। टाइप ऑफ टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक 3 तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट में सिंपल और कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टिम, लेटरल मेरिस्टिम, इंटरकैलरी मेरिस्टिम, परमानेंट टिश्यू में था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में पहले देख लेते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टिम, जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तो लेटरल साइड से ग्रो करता है, आपको टॉप लेवल पे ग्रो करता है, वहाँ पे एपिकल पॉइंट बोलते हैं टॉप लेवल पे। और इंटरकैलरी 2 कैलरी के बीच में ग्रो करता है, उसको इंटरकैलरी बोलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन कर सकता है, इसलिए वहाँ से ग्रोथ होता है। डॉटर सेल फॉर्म्ड आउट, इट ग्रो एंड कंस्टिट्यूट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस कंस्टिट्यूट टिल द लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट। तो ये होते रहता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे कि ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट होता है, इसीलिए इसको एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टिम 3 तरह से डिवाइड किया गया। स्पेसिफिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर एज फॉलो, इट इज राउंड, ओवल और मल्टी साइडेड, ठीक है। इट्स वॉल इज थिन एंड साइटोप्लाज्म इज होमोजीनियस, ठीक है। वॉल इसका पतला होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है होमोजीनियस होता है, सिमिलर टाइप का मिक्सचर इसमें पाया जाता है। अ सेल कंटेंस डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। देयर इज ए लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, सेल के बीच में, सेल्स के बीच में, मतलब बहुत सारा सेल्स है तो इसके बीच में, जैसे एक सेल ऐसे बन गया ना, एक सेल मान लीजिए ऐसे बन गया, तो ये बीच में गैप हो गया ना, इस तरह से नहीं रहेगा, पूरा कॉम्पैक्ट रहेगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता है, किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में। उसके बाद आइए एपिकल मेरिस्टिम, जो पहला इसका है, कहते हैं दिस टिश्यूज आर फाउंड इन द रूट एंड स्टीम एपेक्स, मतलब कि रूट के टिप पर और स्टीम के टिप पर, मुहाने पर पाया जाता है। एंड द इनिशियल ग्रोथ स्पेशली लेंथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस टिश्यू, तो इस टिश्यू की वजह से शुरुआती ग्रोथ जो होता है वो यहीं से होता है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टिम, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ दिस टिश्यूज ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द रूट एंड स्टीम टेक्स प्लेस, हेंस इट इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द रूट एंड स्टीम। जैसे मोटाई जो बढ़ता है प्लांट का, ठीक है, या रूट्स का, तो मोटाई जो फैलता है, डायमीटर जो उसका फैलता है, वो लेटरल मेरिस्टिम के सेल ग्रोथ की वजह से बढ़ता है। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टिम, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, जहाँ पे ज्वाइंट्स होता है, इंटरनोड, नोड के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है, जो आँख जिसको बोलते हैं,
वहाँ से आपका इंटरकैलरी मेरिस्टीम होता है। इनफैक्ट दिस इज द रिमेन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टीम, जो छूट जाता है एपिकल मेरिस्टीम का, which is divided by incoming of permanent tissue in the center. Plants increases its length by activity of this. Its importance is for those plants whose apical parts are eaten by vegetarian animals. After being eaten, the plant grow with the help of intercalary meristem like grass. जैसे ऊपर वाला मथा कोई प्लांट का कोई जानवर खा गया तो उसके बाद जो प्लांट का ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टीम के द्वारा ही ग्रोथ होता है। उसके बाद आपका आ जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो पार्ट है। तो परमानेंट टिश्यूज आर द मेड अप दोज मैच्योर टिश्यू व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। मतलब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में भी डिफरेंस है। मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन का कैपेबिलिटी होता है तो ग्रो कर सकता है, और परमानेंट में सेल डिवीजन का कैपेसिटी खत्म हो चुका है, ठीक है, तो मैच्योर हो चुका है, वो ग्रो नहीं करेगा। दीज टिश्यूज अटैच्ड अ डेफिनिट फॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर अ डेफिनिट फंक्शन। तो ये टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट में अटैच होता है। सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू में भी ए लिव और डेड। अब सेल का जो सेल्स जो होते हैं परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है, वो डेड भी हो सकते हैं और एलाइव भी हो सकते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, उनका जो काम का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अभी परमानेंट टिश्यू में देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स दो तरह का है। सिंपल में तीन तरह का है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, इफ परमानेंट टिश्यू इज मेड ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल इट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। सेम तरह का अगर बना हुआ है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। और ये तीन तरह का होता है। पेरेन्काइमा, सेल ऑफ पेरेन्काइमास आर thin-walled and unspecialized, used for multi-purpose in plant. This found in inner layer of the leaves called the mesophyll. These cells are photosynthetic. These cells are also found in covering of roots and stem. It is also found in soft part of fruits. तो पेरेन्काइमा का क्या होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, इसका पर्पस है मल्टीपर्पस यूज है, ठीक है। पूछेगा जो सवाल वो यही सब पूछेगा ना, परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल बताइए, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल आपको दे देगा, या इनमें से कौन परमानेंट टिश्यू है, तो पेरेन्काइमा दे देगा, कोलेनकाइमा दे देगा, उसी में आपको मेरिस्टीम दे देगा, लिटिल मेरिस्टीम दे देगा। तो परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टीम नहीं आता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा, ये हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि पेरेन्काइमा का काम क्या है, तो ये मल्टीपर्पज यूज होता है। दूसरा, ये लीफ के जो पत्ता होता है, पत्ता के नीचे वाले लेयर पे होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ ये रूट के कवरिंग और स्टेम के कवरिंग में भी पाया जाता है, और सॉफ्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट्स के जो सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ भी पाया जाता है। कौन, तो पेरेन्काइमा जो टिश्यू है। सो कोलेनकाइमा का भाई क्या है, दिस सेल्स आर कोलेनकाइमा इलोंगेटेड हैविंग थिक सेल वॉल हेल्प टू होल्ड द प्लांट। एक कोलेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है और मल्टीपर्पज काम करता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम अलोइंग देम टू बैंड। कोलेनकाइमा क्या करता है, लचीलापन प्रोवाइड करता है ताकि बैंड हो सके, मतलब सपोर्ट और लचीलापन प्रोवाइड करता है। तो परमानेंट टिश्यू का ये दूसरा जो पार्ट है कोलेनकाइमा, दूसरे तरह का जो सेल है कोलेनकाइमा, वो इस तरह का काम करता है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा, द सेल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज डेड होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा का सेल डेड होता है, बाकी का लाइव सेल्स होता है। हैविंग थिक सेल वॉल एंड बिकम इनफ्लेक्सिबल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हालांकि ये भी सपोर्ट करता है लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये लचीलापन प्रोवाइड करता है और होल्ड करने में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बात आती है तो स्क्लेरेन्काइमा करता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। जो मोस्ट शॉर्ट पार्ट होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम किसी भी प्लांट का। तो इफ द परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब एक से ज़्यादा तरह का अगर टिश्यू एक साथ काम कर रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम आ जाता है और दूसरा
फ्लोएम आ जाता है। तो जाइलम इज कंडक्टिंग टिश्यू फाउंड इन वस्कुलर प्लांट मेड अप ऑफ ट्रैकिज वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा सेल एंड जाइलम फाइबर। ये 4 तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? ट्रैकिट्स, याद रखेंगे, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये ट्रैकिट्स कहाँ पाया जाता है? ये टर्म पूछ देता है। ट्रैकिट्स सिर्फ और सिर्फ जाइलम में पाया जाता है, हायर प्लांट में पाया जाता है। एनजीओएस फॉर्म लिख देगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट लिख देगा, तो आपको एनजीओएस फॉर्म मारना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनजीओएस फॉर्म में पाया जाता है, ट्रैकिट्स और वेसल ब्रायोफाइट और थैलोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिट्स और वेसल्स जो है, वेसल्स ट्रैकिट्स किस में होता है? जाइलम में होता है। वेसल्स जाइलम में होता है, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम में और जाइलम फाइबर होता है। तो 2 में जाइलम का नाम लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, वेसल्स और ट्रैकिट्स। तो वेसल्स जो है टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। आपको मैं जब टेरिडोफाइट डिस्कस कर रहा था इसके पहले वाले क्लास में, आपको याद होगा, जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे जाके देख लीजिएगा। उसमें टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल था कि होता तो है कंडक्टिंग टिश्यूज बट जाइलम में वेसल्स नहीं होता, इस तरह से था। उसमें जिम्नोस्पर्म में इस तरह से था, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द स्टेम एंड लीव्स। क्या करता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मेन फंक्शन जाइलम का ये है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाहिर सी बात है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा, ये हार्ड होता है। जाइलम इज वुड विच इज वैल्यूएबल रॉ मटेरियल। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। पहला जो फॉर्म होता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और सेकेंड जो फॉर्म होता है वो प्राइमरी के बाद उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। द स्टेम इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम अंदर सेंटर की तरफ होता है, ठीक है ना, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मैंने बाहर की तरफ होता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंडार्क। प्रोटो वाला जो रहेगा वो पहले रहेगा अंदर सेंटर की तरफ, और मेटा वाला जो रहेगा वो बाहर रहेगा, इसको इंडार्क बोलेंगे। अगर प्रोटो वाला बाहर और मेटा वाला अंदर है तो क्या? एक्सार्क बोलेंगे, ठीक है। इस पे डिसाइड करेगा, प्रोटोजाइलम पे डिसाइड करेगा कि वो किधर है। अगर वो अंदर है तो इंडार्क, अगर वो बाहर है तो एक्सार्क। द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट इज डन बाय काउंटिंग एनुअल रिंग ऑफ जाइलम टिश्यू। दिस इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पहले ही क्लास में हम लोग ये टर्म यूज किए थे कि क्या होता है। अब आता है फ्लोएम। इट इज द लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू मेड अप ऑफ सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा सेल एंड फ्लोएम फाइबर। तो जाइलम में क्या था? ट्रैकिट्स था, वेसल्स था, जाइलम पेरेन्काइमा था, जाइलम फाइबर था। फ्लोएम में क्या क्या होता है? ये सवाल पूछता है भाई, पूछता है, खूब पूछता है, तो याद रखेंगे। सिव एलिमेंट रहता है, कंपेनियन सेल रहता है, पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम फाइबर होता है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है? इसका मेन फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये देख लीजिए, इट कंडक्ट्स soluble organic compound from leaf to different part of the plant. This kind of transport process is called translocation. तो ट्रांसलोकेशन टर्म सीधे पूछता है, ट्रांसलोकेशन इन प्लांट इज डन बाय जाइलम, फ्लोएम एंड एवरी, और पता नहीं क्या क्या नाम रख देगा। तो उसमें ध्यान रखेंगे, ट्रांसलोकेशन जो टर्म यूज किया जाता है वो प्रॉपरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को जब पहुंचाया जाता है तो उस टर्म को ही ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। डैट इज बिंग डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है? ये फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। फ्लोएम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क। जो बार्क होता है, छाल होता है ना, उसका जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो फ्लोएम होता है। कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म। कंपेनियन सेल सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। हस्क जो होता है, बाहर वाला जो छाल होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है। किसका? कोकोनट का। अच्छा, अभी ट्रांसपीरेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कैसे होता है ट्रांसपीरेशन? तो स्टोमाटा होता है, ठीक है, लिप्स में, पत्तियों में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा किडनी शेप्ड का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये पूछता है, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पूछता है सवाल कि स्टोमाटा का शेप कैसा होता है, तो किडनी शेप, डबल किडनी शेप्ड होता है। और वो जब खुलता है तो क्या होता है? वाटर का लॉस होता है बॉडी से, और उससे क्या होता है कि पत्तियाँ ठंडा होती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नहीं तो जो गर्मी पड़ता है उससे पत्तियाँ सूख जाएंगी,
और उनका जो मतलब कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, पत्तियाँ सूख जाएंगी। और ट्रांसपीरेशनल पूल भी इससे होता है। जब स्टोमाटा ओपन होता है तो पानी वहाँ से निकलता है बाहर, ठीक है। जब वेपर निकलता है, इवेपोरेशन होता है, तो क्या होता है कि शीतलता मिलती है, और शीतलता मिलती है तो अंदर कूलिंग रहता है तना में, सॉरी पत्तियों में। इसके साथ ही क्या होता है कि जब पानी वहाँ से कम होता है लीफ में, तो क्या करेगा, बगल वाले प्लांट से ये तना से खींचेगा, तना से जड़ से खींचेगा, तो क्या होगा, एक ट्रांसपीरेशनल पूल डेवलप होता है। पूल मतलब एक खिंचाव डेवलप होता है। वो खिंचाव किस लिए डेवलप हुआ है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। और इसकी वजह से इस पूरे इवेंट को ट्रांसपीरेशनल पूल बोलते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आप देखते हैं 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर का जो पेड़ होता है बड़ा बड़ा, उसमें नीचे से पानी ऊपर कैसे जाता है। तो ये ट्रांसपीरेशनल पूल थ्योरी एक्सप्लेन किया गया था इसी मेथड पे, कि ट्रांसपीरेशन के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है जड़ से लेके एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट तक, ठीक है। तो ये ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। काहे के लिए होता है मैंने बता दिया। सेल इन विच आर्कोलॉजी एसोसिएटेड विद इंटरचेंजिंग इंटरेक्टिंग विथ गार्ड सेल आर सब्सिडरी सेल। ये गार्ड सेल जो है ना, एक्चुअली स्टोमाटा में 2 गार्ड सेल होते हैं जो किडनी शेप के होते हैं, और उनको कलेक्टिवली स्टोमाटा बोला जाता है। तो गार्ड सेल ही जो होते हैं किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन कीप्स द प्लांट इन देयर सराउंडिंग कूल, ठीक है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। कॉटन फाइबर सेलुलोज का मिला होता है। और सिल्वर फाइबर इवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ कॉटन फाइबर। सिल्वर फाइबर इवोल्यूशन जो है, पूछता है कभी कभी कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपको किससे रिलेटेड है, कॉटन फाइबर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, सब लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस is a process in which green plant synthesizes their food like glucose from carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll। तो प्रकाश संश्लेषण की ये डिफिनीशन है कि क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का फार्मूला हो गया। ग्लूकोज का फार्मूला पूछता है कभी कभी। वाटर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो CO2 यूज होता है, 12 वाटर मोलिकुल यूज हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, और वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो कभी कभी यही पूछता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है ये कहाँ से निकलता है। तो ये CO2 से नहीं आता है भाई, वाटर से आता है ऑक्सीजन। वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। तो इससे ये निकलता है। ये कहीं पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेयर एज एक्वेटिक प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो जमीन पे उगने वाले प्लांट हैं वो CO2 यूज करते हैं, जो हवा में CO2 है वो। लेकिन जो पानी में उगने वाले प्लांट है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में, उसको यूज करते हैं। तो वाटर इंटर्स इनटू द सेल ऑफ द लीव्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर करता है लीव्स में, ठीक है। CO2 थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। वाटर रूट के थ्रू आ जाएगा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो हम लोग बोल रहे थे ना कि वाटर जो ये निकलता है, ये यहाँ से निकलता है, न कि CO2 से निकलता है। ये ध्यान रखेंगे कि CO2 से CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता है, वाटर से ऑक्सीजन आता है। तो ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है उसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जानते हैं हम लोग, क्लोरोफिल आर फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल व्हिच ट्रैप द सोलर एनर्जी। देयर आर different type of chlorophyll molecule like A, B, C, D, E. Chlorophyll A and B are most common and are found in the plant। सबसे ज़्यादा पाया जाता है, A से लेके E तक होता है क्लोरोफिल, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो A और B पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब केमिकल बन जाता है, लाइट एनर्जी को बदल के क्या बना जाता है, ग्लूकोज, तो केमिकल हो गया। देयर आर
देयर आर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम के बीच में पूछता है ये सवाल कि कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। ये तीनों में से तीनों कलर को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस कलर के लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है और सबसे कम किस में होता है, तो वायलेट में सबसे कम होता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस होता है वो सबसे अच्छा होता है सनलाइट में, मतलब वाइट लाइट में। लेकिन अगर कलर लाइट की बात करें तो रेड में सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट में सबसे कम होता है। ग्रीन लाइट जो होता है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ग्लूकोज। सिंपल बात है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। CO2 में क्या होता है ये उसका रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन उससे निकाल के उसको ऑक्सीजन निकाला नहीं जाता है, उसमें एक्चुअली हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो रिडक्शन हो जाता है। द स्टेज क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है स्टेज डार्क रिएक्शन। तो इसके बारे में एक फंडामेंटल हम लोग डिस्कशन किए थे कि लाइट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, डार्क रिएक्शन का, प्रीवियस वीडियोज़ में, शुरुआत के वीडियोज़ में, पहला में या दूसरा में, बाकी तो ये तो तीसरा ही या चौथा वीडियो है तो देख लीजिएगा उसमें। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोफिल। ग्रेना वही जो थैलेकोइड बनाता है, स्टॉक जो बनता है। दिस इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। हिल ने खोजा था कि ग्रेना में ऐसा रिएक्शन हो रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसको कहा था हिल रिएक्शन क्योंकि उन्होंने खोजा था, उनके रेस्पेक्ट में वो साइंटिस्ट थे। इन दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, for photolysis of water energy is received from the light. At the end of process ATP is formed from ADP and phosphate, adenosine diphosphate and phosphate से ATP बन जाता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टोमा, यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे क्लोरोफिल का, उसको स्टोमा बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड शुगर और स्टार्च आज फॉर्म्ड, मतलब कि CO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल के रूप में मोस्टली इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई ऑक्सोमीटर, ये टर्म है, याद रखेंगे। द सेल which are closely associated with interchanging with guard cell are subsidiary cells। जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल से इंटरेक्ट करता है गार्ड सेल के साथ तो उसका नाम है सब्सिडरी सेल। और यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज इसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, स्टार्च से शुगर में जो कन्वर्जन होता है उसी की वजह से स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट होता है। कैक्टस प्लांट कीप इट्स स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, क्योंकि अगर ओपन कर देगा दिन में तो चूंकि जेरोफाइटिक है, डेजर्ट्स में होता है तो इतना ज़्यादा वाटर का लॉस होगा कि प्लांट मर जाएगा, इसलिए रात में स्टोमाटा इसका ओपन होता है। अब आते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स फॉलोइंग 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, 5 तरह का होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन वॉज डिस्कवर्ड बाई डार्विन, 1880 में ऑक्सिन को डिस्कवर किया था डार्विन ने। पूछता है कि प्लांट हार्मोन इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो नाम पूछता है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके नज़र से अगर गुजरा हुआ नहीं रहेगा तो वही सिंप्लीफिकेशन याद नहीं रहेगा। ऑक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज हार्मोन विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो ऑक्सिन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लांट का हार्मोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सिन है, और ये एपिकल पार्ट में पाया जाता है, मतलब टिप पे पाया जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ लीफ को ये रोकता है और स्टॉक को डिस्ट्रॉय करता है और गिरने से क्रॉप को बचाता है, तो ये इसका ऑक्सिन का काम है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन डिस्कवर्ड बाई जापानी साइंटिस्ट कुरोसावा इन 1926। ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ तो ग्रोथ हार्मोन जिबरेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस इन 1938 बाई यबूता एंड सुमिकी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है जिबरेलिन का, ये ड्वार्फिज्म को ब्रेक करता है।
ठीक है। ये डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, ड्वार्फिज्म को भी ब्रेक करता है। मतलब कि अगर किसी प्लांट का हाइट कम है या कम हो रहा है तो जिब्रेलिन का यूज करेंगे तो उसका हाइट बढ़ जाएगा। तो ये ड्वार्फिज्म को ओवरकम करता है, फ्लावरिंग करवाता है, डोरमेंसी प्लांट का ब्रेक करता है। अब डोरमेंसी क्या होता है कि गेहूं का सीड है या धान का सीड है या कोई भी क्रॉप का अगर सीड है, बीज है, तो उसको किसी भी सीजन में लगाएंगे तो लगेगा नहीं, ज़मीन में पड़ा भी रहेगा, सड़ जाएगा। तो उसको, उस स्टेज को डोरमेंट स्टेज बोलते हैं, जब वो जमता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अप्रोप्रिएट टाइम आता है जब उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम होता है, उसको इन्वायरमेंट प्रॉपर मिलता है, उसको टेम्परेचर मिलता है, उसको वाटर मिलता है, तो वो स्प्राउट करता है, मतलब अंकुरित होता है और जमता है। तो अगर अर्ली स्प्राउटिंग करवाना है, अंकुरित करवाना है और जमाना है किसी सीड को, तो जिब्रेलिन यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी को स्प्राउट करने के लिए मोटिवेट करता है। इट इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट, कैम्बियम की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है वुडन प्लांट में। और लार्ज साइज फ्रूट एंड फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई इट्स स्केटरिंग, अगर इसका छिड़काव किया तो फ्रूट का साइज और फ्लावर का साइज भी बढ़ता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मिलर के द्वारा 1955 में डिस्कवर किया गया था और नाम दिया गया था लेथेम के द्वारा। इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। मतलब साइटोकाइनिन जो है ना, वो सेल डिवीजन करता है। साइटो मीन्स सेल होता ही है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही को डेवलपमेंट में हेल्प करता है ऑक्सिन के प्रेजेंस में। ये भी सी डोरमेंसी को तोड़ने में हेल्प करता है और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड, एबीए जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये हार्मोन जो है इनिशियली डिस्कवर्ड बाई केन्स एंड एडिकोट एंड लेटर बाई बेरिंग। इसका फंक्शन होता है, ये एब्सिसिक एसिड ग्रोथ के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है ना। ये डोरमेंसी को बढ़ावा देता है, सीड और बड को डोरमेंट करता है, यानी कि जमने नहीं देगा एब्सिसिक एसिड। इट प्ले मेन रोल इन सेपरेशन ऑफ लीव्स, लीफ को तोड़ने में, मतलब सेपरेट होने में प्लांट से ये मदद करता है। फ्लावरिंग को डिले करता है लॉन्ग डे प्लांट में। उसके बाद इथिलीन आता है। इथिलीन दिस इज द ओनली हार्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ये इथिलीन जो हार्मोन है वो गैसियस फॉर्म में होता है। 1962 में बर्ग को इसे प्रूफ किया गया था। जैसे जो जब आप आम के बगीचे में या लीची के बगीचे में जब जाते हैं और वो पक रहा होता है पेड़ में, तो एक अलग तरह का स्मेल निकलता है। वो स्मेल जो होता है ना, वो इथिलीन के असर का स्मेल होता है, जिसकी वजह से इथिलीन वो पकता है। तो ये राइपेनिंग में हेल्प करता है। राइपेनिंग अब फ्रूट के पकने में हेल्प करता है। नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है, यानी कि फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है। मोटिवेट द सेपरेशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। चूँकि देखते हैं जब पकता है तो आम के पेड़ पे आपने क्लोजली देखा होगा, चूँकि सब लोग लगभग आम का पेड़ को और आम के डाल को क्लोजली देख पाते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी सारे फ्रूट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो टूटने की कगार, जब वो पकने की कगार पर होता है, राइपेन हो जाता है, प्रॉपर पक जाता है या मैच्योर हो जाता है, तो अपने आप उसका डाली कमज़ोर हो जाता है। किससे? पेड़ से उसका, और वो चुपचाप आराम से उसको डिटैच हो जाता है। तो ये हेल्प करता है इथिलीन। उसके बाद गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज इथिलीन और इथाइलिन। वो जो जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कार्बाइड गैस यूज कर रहे हैं, उसमें इथिलीन या इथिलाइन ही यूज करता है। फ्लोरिजेन 6 नंबर। फ्लोरिजेन क्या है? इट इज फॉर्म्ड इन द लीफ बट हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ये लीफ में बनता है लेकिन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तो ये इथिलीन जो है फ्लावरिंग में हेल्प करता है। फ्लोरिजेन फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रोमेटिन, दिस इज अ टाइप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज फॉर्म्ड इन इंज्यूर्ड सेल्स बाय विच इंजुरी ऑफ प्लांट इज हील्ड। ट्रोमेटिन ट्रॉमा से ही ट्रोमेटिन बना है। ट्रोमेटिन हार्मोन इसलिए यूज होता है ताकि जहाँ पे सेल इंज्योर्ड है वहाँ पे ये उसका हेल्प करे, उसको ठीक करे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाई हैबरलैंड। याद रखेंगे, टिश्यू कल्चर हैबरलैंड ने दिया था। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर ए स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे आर इनसॉल्युबल कंपाउंड, एडेनिन डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ है इसके बाद बेसिक है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ये हम टर्म यूज कर चुके हैं। विदाउट सॉइल का अगर प्लांट का ग्रो किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसके साथ ही
हाँ, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट सोडियम इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट। ये प्लांट सोडियम, ग्रोथ प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट सोडियम इज नॉट इसेंशियल कंपोनेंट। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय डिवाइस क्रेस्कोग्राफ इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मेजर किया जाता है प्लांट का ग्रोथ। किसने खोजा था? जगदीश चंद्र बोस ने। तो ये हमने जो देखा प्लांट हार्मोन्स, इसमें किस तरह के सवाल आएंगे भाई? तो पहले तो प्लांट हार्मोन्स क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद इसमें ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हार्मोन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि डी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एफसीसिक एसिड भी है, एफसीसिक एसिड है। डोरमेंसी तोड़ने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, इस तरह से पूछ सकता है सवाल, और पूछता है। तो इसे अच्छे से समझ के पढ़ के जाएंगे। एक बार में नहीं हो तो 2-4 बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे वीडियो शेयर करके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग के पास सारा वीडियो का अपडेट जाता रहे। और हाँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप हमें लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए, अब आता है प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज में पहले वायरल डिजीज, जो वायरस से होता है। मोजाइक डिजीज जो होता है मोस्ट ऑफ द फेमस डिजीज है वायरस का प्लांट में। उसके बाद बंची टॉफ है, उसके बाद येलो वैन है, ठीक है। तो ये मेजर हम लोग देख लेते हैं। मोजाइक डिजीज जो होता है, दिस डिजीज लिप्स गेट श्रिंकल्ड एंड बिकम स्मॉल। टोबैको में हम लोग देखे होंगे, ठीक है ना। क्लोरोफिल ऑफ द लीफ गेट डिस्ट्रॉयड हो जाता है। फैक्टर्स ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमबी इसको सिंपली बोलते हैं, नोन एज बैक्टीरिया फाग। द कंट्रोल कैसे होता है? प्लांट को जला के ही कंट्रोल किया जा सकता है। और बंची टॉप ऑफ बनाना, कभी कभी बनाना का पेड़ देखेंगे पूरा ऊपर से ऊपर बंची बन जाता है, एकदम गुच्छा टाइप का। दिस डिजीज कॉज बाय बनाना वायरस। दिस डिजीज, इन दिस डिजीज प्लांट बिकम ड्वार्फ, छोटा हो जाता है, और ऑल लीव्स गेट एक्यूमुलेटेड लाइक अ रोज ऑन द ब्रांच, मतलब एक साथ सब जुड़ जाता है। बंची टॉप उसको बोलते हैं। तीसरा है येलो वैन मोजाइक वायरस ऑफ विंडी। तो इट इज वायरल डिजीज है, काउज बाई वायरस अफेक्टिंग ओकरा प्लांट। ओकरा माने लेडी फिंगर होता है। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट एंड वाइट फ्लाई, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज क्या आता है? तो बैक्टीरियल डिजीज, तो प्लांट डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज बहुत सारा है, देखेंगे। विल्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, साइट्रस कैंकर, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, फंगल डिजीज उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये 4-5 हम लोग डिजीज देख लेते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट मतलब मुरझा जाना, विल्टिंग कर जाना, मुरझा जाना, मतलब पानी लगे। और विल्टिंग का टर्म एक्चुअली पानी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये रिंग डिजीज भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज रिंग डिजीज। और बिकॉज ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द जाइलम, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज स्यूडोमोनास सोलनेशियरम। बैक्टीरिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो दूसरा है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज जेंथोमोनास बैक्टीरिया। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन होता है इससे। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये जेंथोमोनास ओराइजी होता है। ओराइजी मतलब राइस हो गया, जेंथोमोनास ग्रुप का ये बैक्टीरिया है। उसके बाद साइट्रस कैंकर जो होता है बहुत फेमस है, बहुत सवाल पूछता भी है। साइट्रस फ्रूट्स में होता है ये, जेंथोमोनास साइट्री बैक्टीरिया का नाम है। तो ये याद रखेंगे, ये चाइना से ओरिजिनेटेड था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है कि साइट्रस कैंकर किस से होता है। जेंथोमोनास साइट्रीस बैक्टीरिया से होता है, या किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद टुंडू डिजीज, डिजीज तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ दिया है, चूँकि लूसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट में वही चीज़ दिया है जो जनरली बीपीएससी में पूछा जाता है, या पूछने का एक्सपेक्टेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चूँकि अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो व्हीट में ही 4-5 डिजीज है, बहुत सारा डिजीज है, मतलब, लेकिन उतना ही यहाँ पे पढ़ना है जितना। तो टुंडू डिजीज, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज आर कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ठीक है, ये है इसका। उसके बाद फंगल डिजीज में आ जाइए। फंगल डिजीज में रस्ट ऑफ व्हीट, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये सारा फंगल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद डिजीज डेफिशिएंसी की अगर बात करें, तो डिजीज डेफिशिएंसी में लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, जिंक की कमी से होता है। डाइबैक लेमन, कॉपर की कमी से होता है। लिटिल लीफ ऑफ लेमन, कॉपर की कमी से होता है। मार्स डिजीज ऑफ पी,
मैग्नीज की कमी से होता है। ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो काला हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, कहाँ, पोटैटो के अंदर। उसके बाद माइक्रोसिस ऑफ अम्ला, बोरोन की कमी से होता है। बर्निंग ऑफ लीफ लीची, पोटेशियम की कमी से होता है। डिजीज खायरा डिजीज बहुत फेमस है, जिंक की कमी से होता है। किस में होता है, धान में होता है, बहुत ही फेमस है। डिजीज ऑफ पैडी, इसको वाइट बर्ड इनमेज और खायरा डिजीज ऑफ पैडी, इसको एक ही को कहते हैं और जिंक की कमी से होता है। जिंक के छिड़काव से ये ठीक हो जाता है। जो लोग खेती बाड़ी करते होंगे, चाहे खेती से जुड़े होंगे, चाहे घर में होता होगा, उनको पता होगा ये चीज़। उसके बाद कोटर स्पॉट ऑफ टर्निप, कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद सम फैक्ट्स इन द बोटनी, अब कुछ फैक्ट्स देख लीजिए बोटनी में। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है भाई, कौन सा ट्री है, तो यूक्लिप्टस। इस तरह का सवाल पूछता है तो वन लाइनर भी हम लोग जरा देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, सेक्वा गिग्नेटम, दिस इज द जिम्नोस्पर्म है और इसका हाइट 120 मीटर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो कुछ फैक्ट्स और है जिसको हम लोग देखेंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कुछ ना कुछ सवाल इससे बनने का चांस हमारा रहेगा। तो स्मॉलेस्ट इंसेप्ट लेमना है, दिस इज एक्वेटिक एंजियोस्पर्म होता है, फाउंड इन इंडिया टू, इंडिया में भी पाया जाता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म प्लांट हो गया ये, ठीक। उसके बाद प्लांट विथ लार्जेस्ट लीफ, सबसे बड़ा लीफ पूछता है। विक्टोरिया रेगिया है, एक्वेटिक प्लांट है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है विक्टोरिया रेगिया। उसके बाद लार्जेस्ट सीड किसका होता है, लोडोशिया का होता है, कॉल्ड डबल कोकोनट, फाउंड इन केरला में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पेरिडोफाइटा एजोला होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। स्मॉलेस्ट सीड किसका होता है, ऑर्किड का होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका, उल्फिया का होता है, बहुत ही फेमस चीज़ है ये, याद रखेंगे। उल्फिया का फ्लावर सबसे छोटा होता है। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया, इसका होता है लार्जेस्ट फ्लावर, 1 मीटर से ज़्यादा इसका डायमीटर होता है और 8 किलोग्राम से ज़्यादा वेट हो जाता है इसका फ्लावर का। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आर्की यूथोबियम इज अ पैरासाइट ऑन द स्टर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके बाद ये पैरासाइट की बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट। लार्जेस्ट मेल कपलेट साइकस का होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। लार्जेस्ट सीड एग, लार्जेस्ट सीड एग साइकस का होता है। एली फोसिल किसको बोलते हैं, एलाइफ फोसिल किसको बोलते हैं, साइकस को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम एल्गी में होता है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम ट्रिलियम में होता है। और द प्लांट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओफिग्लोसम में होता है, फॉर्न, जिसमें 1266 क्रोमोजोम होता है। द प्लांट विद द लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम हेप्लोपेपस में होता है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट जामिया, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, जामिया पिग्मिया। उसके बाद कार्निवोरस प्लांट किसे बोलते हैं, सनड्यू, वेनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, ये कार्निवोरस प्लांट होता है। ऐसा नहीं कि मांस खाते हैं, लेकिन अगर इसके नज़दीक इंसेक्ट जाता है तो उसको ट्रैप कर लेता है ये प्लांट और उसको खा जाता है। द हैवीएस्ट वुडन प्लांट, ये है द लाइटेस्ट वुडन प्लांट। उसके बाद द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। उसके बाद फ्रूट लाइक ए टेनिस बॉल, केंथ, टेनिस बॉल की तरह जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, केंथ बोलते हैं। द फायर ऑफ द फॉरेस्ट, धाक को बोलते हैं। कॉफ़ी गिविंग प्लांट, कॉफिया रोबुस्टा होता है। कोकाया गिविंग प्लांट ये होता है। उसके बाद मॉर्फिन, पेपेवर सोमनीफेरम होता है मॉर्फिन। उसके बाद ग्रीन मैन्यूर, डिकम्पोजिंग प्लांट होता है। क्लोव होता है, बर्ड ऑफ फ्लावर होता है। स्टेफ्रोन होता है, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। ये कोई फ्रूट नहीं है, क्लोव होता है, बर्ड ऑफ फ्लावर, और स्टिग्मा होता है सेफ्रोन, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक इज सप्लाइड बाय सॉइल इन द प्लांट। द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, एम नहीं है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं। चलिए तब इकोलॉजी अब शुरू करते हैं। इकोलॉजी में क्या है वो हम लोग देख लें। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं। इकोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है, तो इकोलॉजी का डिफिनीशन होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, वो इकोलॉजी कहलाता है। तो और क्या है इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी, और फैक्टर्स, दोनों इन्वायरमेंट में दोनों होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
ये दोनों हो जाएगा, जैसे सॉइल हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस से लेके ह्यूमन बींग तक जो भी है। उसके बाद वेरियस पॉपुलेशन लिविंग इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। कोई भी बायोटिक कम्युनिटी क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जितने लिविंग बींग बसे हुए हैं, रहते हैं, उनको बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड्स आर फर्स्ट कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट टेंसले। याद रखेंगे, टेंसले ने टर्म यूज किया था इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं। एवरी इकोसिस्टम इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट, लिविंग पार्ट ए बायोटिक और ए नॉन लिविंग पार्ट ए बायोटिक। ठीक है, अब बायोटिक में क्या होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तीन तरह का हो गया। बायोटिक मतलब क्या, जो लिविंग बींग है, तो लिविंग बींग क्या है, प्रोड्यूसर यानी कि जो फूड का प्रोडक्शन करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कंज्यूमर जो उस कार्बोहाइड्रेट को खाएगा। ठीक है, और जो फूड बनाने वाले को भी और जो कंज्यूमर के मरने के उपरांत जो सड़ने लगता है उसको जो डिकम्पोज करता है, या इन्वायरमेंटल वेस्ट को जो डिकम्पोज करता है उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, जो भी लिविंग बींग होता है, बैक्टीरिया होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट में तीन तरह का लोग नहीं, लिविंग बींग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर दोज हु मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर तो हम बता ही चुके हैं, और आपको कंज्यूमर में भी दो तीन तरह का होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैवेंजर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, जो डायरेक्टली फीड करता है किस पे, प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली फीड करता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर उसको फीड करता है, टर्शियरी कंज्यूमर उसको फीड करता है। इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड दैट लिव ऑन ग्रीन प्लांट और सम पार्ट्स ऑफ देम, मतलब कि जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर एज फॉर देयर फूड लाइक फॉक्स, वुल्फ, पीकॉक। जैसे मान लो कि अगर हम बकरी की बात करें या डियर की बात करें, जो घास खाती है, जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उस पर जो डिपेंड करता है, फॉक्स है, ये है, फॉक्स है, आपको वुल्फ है, ये सब जो है उस पर फीड करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे चिड़िया की बात करें तो पिकॉक किसको खाती है, तो कीड़ा को खाती है, और कीड़ा किसको खाता है, पत्तों को खाता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। टर्शियरी कंज्यूमर इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, टाइगर, लायन, चीता। तो ये टाइगर, लायन, चीता जो होते हैं वो इन सब को खा सकते हैं, तो सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर में चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर भाई, डिकम्पोज बैक्टीरिया ही करता है, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया करता है। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी दिस डिकम्पोज जैसे डेज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर एंड चेंज देम इनटू फिजिकल एलिमेंट्स। तो डिकम्पोज करके जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का डेथ हो जाता है तो उसको डिकम्पोज करता है और उसको फिजिकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा पार्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स में देख रहे थे, तो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा भाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट उसी में अगर मान लीजिए कि चौथा डाल दिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स या सनलाइट या एयर या ह्यूमिडिटी या मिनरल या सॉइल, तो ये बायोटिक फैक्टर होगा, बायोटिक फैक्टर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। टर्शियरी कंज्यूमर कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, सवाल किस तरह से पूछेगा ये आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट फीड करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है, और टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करता है। ठीक है, डिकम्पोजर जो ये प्राइमरी और क्या बोलते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के डेथ के बाद जिसका डिकम्पोजिशन करता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं और आपको ये समझ में आना चाहिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ए बायोटिक फैक्टर, तो सिंपल बात है, ए मतलब नहीं और बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं हो, तो क्या होगा, कार्बोनिक सब्सटेंस हो जाएगा, नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस हो जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गया। इसका जो इंटरेक्शन होता है ये बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर का आपस में, उसी को तो इकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ, और पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अभी फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन।
तो प्रोड्यूसर से लेके लास्ट कंज्यूमर तक जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, ठीक है, वो फूड चेन होता है और 10% रूल के हिसाब से होता है। 10% रूल भी फूड चेन से रिलेटेड है। ऐसे 10% रूल मतलब कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, अब ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो ये एक ट्रॉफिक है, दूसरा ये ट्रॉफिक है, तीसरा ये ट्रॉफिक है, ठीक है। तो ये एक लेवल है, यहाँ से यहाँ 10% जाएगा, 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 ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ग्रास को गोट खाता है, गोट को ह्यूमन बींग खाता है, ठीक है। तो ये फूड का चेन का ट्रांसफर हुआ कि यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और 10% ही ट्रांसफर होता है, बाकी सब लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये 10% का रूल यहाँ पे लगता है। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है। तो इसमें से अगर ऐसे बना दे, बोले कि इसमें से तीसरा ट्रॉफिक लेवल कौन है, तो ये होगा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद वेयर ग्रास इज अ प्रोड्यूसर वाइल गो ह्यूमन आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, मेन इज अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, दोनों में आता है, ठीक है। चूंकि हम लोग घास फूस भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। द टर्म स्टेपी, स्टेपी ये ग्रासलैंड है, एसोसिएटेड टू बायो रीजन ऑफ ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड स्टेपी है। अबाउट 2% द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 2% वर्ल्ड का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बीट इन द वर्ल्ड ग्रोइंग एपेटाइट फॉर फूड प्रोडक्ट, बीट इज द वर्ल्ड ग्रोइंग एपेटाइट फॉर फूड प्रोडक्ट विच इज लीडिंग काउज ऑफ ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, सॉरी बीफ लिखा हुआ है, नॉट बीट। बीफ इज द वर्ल्ड ग्रोइंग एपेटाइट फॉर फूड प्रोडक्ट विच इज लीडिंग काउज ऑफ ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन। टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर बायोटिक और एबायोटिक, दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का कौन सा होता है, तो भाई फिर से रिपीट कर लो, बायोटिक और एबायोटिक, छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप सीरियस हैं, आपसे नहीं छूटेगा क्वेश्चन, और आप इसी तरह से लगे रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि आप पक्का आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, फोकस कंप्लीट रहना चाहिए, और आपका रिजल्ट पक्का है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड बाय बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरा बायोलॉजिकल स्फीयर को ही रिजर्व कर दिया। एन इकोसिस्टम विद प्लांट एंड एनिमल प्रोटेक्टेड बाय लॉ टू सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्प इन लर्निंग एज वेल एज रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा रिजर्व है जहाँ इकोसिस्टम प्लांट और एनिमल का प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ से, ठीक है, और सपोर्ट किया जाता है उनके कंजर्वेशन को और नेचुरल रिसोर्सेज को लर्निंग और रिसर्च पर्पस के लिए, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, सिंपल बात है। तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष इज एसोसिएटेड विद इकोलॉजी हु वर्क ऑन ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड इट्स वाइज यूज। इसका यूज कैसे किया जा सकता है, इस पर स्टडी किए थे डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका, तो याद रखेंगे। इकोसिस्टम में यहाँ इकोसिस्टम खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्रोसेस इन विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, जिसको प्लांट यूज करता है। तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड नाइट्रेट को यूज करता है, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अमोनिफिकेशन, इसमें 2-3 लेवल है। अब कौन सा कंपाउंड क्या बनता है, इसको समझने के लिए इसमें 2-3 लेवल है, तो वो देख लीजिए 2-3 लेवल क्या है। अगर अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिया का फिक्सेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो गया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, अमोनिया जब कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में नाइट्रोवेक्टर के द्वारा। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनता है नाइट्रोमोनास के द्वारा, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है नाइट्रोवेक्टर के द्वारा। तो प्लांटेज यूज नाइट्रोजन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, किस फॉर्म में यूज करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। डीनाइट्रिफिकेशन ये नाइट्रोमोनास करता है, और नाइट्रोमोनास से नाइट्रोवेक्टर करता है। अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करता है नाइट्रोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट जो करता है नाइट्रो बैक्टीरिया या नाइट्रोवेक्टर करता है, ठीक है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन जो करता है वो नाइट्रो स्यूडोमोनास करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट एंड अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास। तो कल की पूछता है इसमें से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होता है, चाहे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होता है। नाइट्रीफाइंग में नाइट्रोवेक्टर नाइट्रोमोनास हो जाएगा, और डीनाइट्रीफाइंग में स्यूडोमोनास हो जाएगा। उसके बाद आइए पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत जान लीजिए।
पोल्यूशन में थोड़ा सा हर चीज़ दिया हुआ है ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। अनवांटेड चेंजेज इन द केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ द एयर, वाटर एंड लैंड दैट आर डेंजरस टू द ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ कंडीशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कल्चर अचीवमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन वही है जो फालतू का चीज़ जो रहता है जिससे कि लॉस होता है, जिससे कि डेंजर होता है, लॉस भी नहीं होता है, जिससे डेंजर होता है, लाइफ को थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसको सिंपल बात है पोल्यूशन कहते हैं। और पोल्यूशन कितने तरह का होता है ये तो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये रिपीटेशन की बात है कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। तो एयर, वाटर, सॉइल, साउंड, न्यूक्लियर हम लोग सब जानते हैं। एयर पोल्यूशन एयर से होता है, एयर में जो पोल्यूशन होता है वो एयर होता है, उसका मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया है, स्मोक है, टोबैको फ्लोराइड है, स्मोक है, ठीक है, एरोसोल्स है, ये सारा कुछ है इसका मेन प्रेजेंस जो होता है इसमें शो है। उसके बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गेट कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड मोर रैपिड देन ऑक्सीजन, और ये बहुत बड़ा कारण होता है कि सफोकेशन से आदमी मर जाता है। कि CO2 और CO में अगर बात करें तो CO2 से ज़्यादा ताकत से CO पकड़ता है किसको, हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जितना जोर से पकड़ता है हीमोग्लोबिन को, उससे बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक बार CO पकड़ लिया हीमोग्लोबिन को तो फिर उसको CO2 ऑक्सीजन से रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए CO बहुत खतरनाक गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ इन्वायरमेंटल वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो क्या बनाया जाएगा अगर इन्वायरमेंटल वाटर से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड अगर बनाता है तो बनाएगा क्या, तो करेगा क्या, बारिश होगी, और बारिश होगी तो एसिड रेन होगा, और इससे एसिड रेन होगा। तो एसिड रेन कौन करवाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन हो सकता है। 3 दिसंबर 1984 को एक्सीडेंट के द्वारा लीकेज हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है भोपाल में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, यहाँ पे लीकेज हुआ, और भोपाल गैस ट्रेजेडी से आज भी दिल दहल जाता है जो स्थिति हुई थी। और आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का वहाँ पे लीकेज हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, याद रखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज रेडॉन गैस। रेडॉन गैस इंडोर मतलब घर के अंदर का जो एयर पोल्यूटेंट है वो रेडॉन गैस है, बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन की बात करें तो मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज विथ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जाहिर सी बात है, ओनली 2.5 to 3% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अर्थ इज यूजेबल, एक्चुअली 1.97% यूजेबल है, लेकिन किसी भी तरह से हम लोग मॉडिफाई करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे सी वाटर को थोड़ा मॉडिफाई करके बढ़ा लेते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है भाई, तो सोर्सेज में देखेंगे तो ब्रॉडर सोर्सेज आप भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी की ही बात है सारी की सारी, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। तो वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल डिमेंस इन वाटर, सी वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ हैवी मेटल, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा इन वाटर। ऑयल स्पिल फ्रॉम द टैंकर स्प्रेड सून ऑन द सर्फेस ऑफ सी वाटर। तो ऑयल स्पिल तो आप लोग सुनते हैं, कभी कभी टैंकर से लीकेज हो जाता है ऑयल का और पूरा का पूरा समुंदर में चला जाता है, ये ऑयल चला जाता है। द कंटामिनेटेड वाटर इन विच मरकरी इज प्रेजेंट काउज मिनीमाटा डिजीज। तो याद रखिएगा मिनीमाटा डिजीज मरकरी से होता है। कंटामिनेटेड वाटर जिसमें मरकरी होता है उसमें मिनीमाटा डिजीज होता है, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखेंगे। पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड बाय ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट। तो कैसे पता करते हैं रिवर वाटर में पोल्यूशन, तो ऑक्सीजन का लेवल उसको चेक करके पता करते हैं, ये भी एक सवाल अच्छा सवाल बनता है। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया आर्सेनिक इज फाउंड इन द एज पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ पार्ट में आर्सेनिक भी पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरामाइन आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। ओजोन को क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइन को यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो ये
आपके पास पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज सी गंदा हो जाता है, कंटामिनेशन मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है, उसके बाद ओजोन क्लोरीन से वाटर डिसीज इन्फेक्टेंट का काम होता है। तो ये सब का सब सही है, आंसर 5वां हो जाएगा। तो तीसरा है साउंड पोल्यूशन, द अनवांटेड अनडिजायरेबल साउंड स्केटर्ड इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन क्या है भाई, हॉर्न है, नॉइज है। ठीक है, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन में डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सॉइल हुई, चेंज ऑफ केमिकल नेचर इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है, फर्टिलाइजर है, मेजर सोर्स है, एसिड रेन है, और वाटर है, माइंसिंग है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, जर्मिसाइड्स केमिकल मतलब इंसेक्टिसाइड्स, गार्बेज, इंडस्ट्रियल रिमेन्स, एक्सक्रीशन इन ओपन फील्ड एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन है। उसके बाद आपका हो जाता है न्यूक्लियर पोल्यूशन। ठीक है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा कंसर्न का बात है। तो ये न्यूक्लियर पोल्यूशन में क्या होता है, फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्रॉम द रे विच यूज्ड एज ट्रीटमेंट, वो भी रेडियो एक्टिव हो गया। पोल्यूशन क्रिएटेड बाय फ्यूल यूज इन एटॉमिक रिएक्टर में पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इससे भी हो सकता है। पोल्यूशन क्रिएटेड रिमेनिंग सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ एटॉमिक पावर हाउसेस। तो ये सब कारण यहाँ से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इन इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC यहाँ दिखेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, मतलब ओजोन होल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं कि छेद हो जाता है, थिन लेयर हो जाता है। थिन लेयर को ही ओजोन होल बोलते हैं, उसमें छेद नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं कि आर पार कुछ छेद हो गया। ठीक है, वो थिन लेयर होता है वहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। भाई रिसाइकलिंग कर लो, जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप अगर ख़त्म नहीं कर सकते हो तो उसको रीयूज़ करना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाई वर्म, मतलब अर्थवर्म, जो चेरा होता है उससे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई एफॉरेस्टेशन, सॉइल का जो इरोजन होता है, जो क्षरण होता है सॉइल का, मिट्टी का, उसको पेड़ लगा के, जंगलों को बसा के किया जा सकता है, रोका जा सकता है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर वोल्केनिक इरप्शन। नेचुरल सोर्स जो एयर पोल्यूशन का वो क्या है, तो ये कभी कभी पूछ देता है कि नेचुरल सोर्स क्या है। एयर पोल्यूशन का तो हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स बहुत जानते हैं, नेचुरल सोर्स क्या है, तो वोल्केनिक इरप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ CO2 SO2 पोल्यूशन इज लाइकेन। ये सवाल बहुत बार पूछा है कि लाइकेन किस चीज़ का इंडिकेटर है, तो SO2 के पोल्यूशन का इंडिकेटर है। बहुत लोग मार के आते हैं कि ये आपका एयर पोल्यूशन का, तो एयर पोल्यूशन का ही इंडिकेटर है। अगर एयर पोल्यूशन ऑप्शन में है और SO2 है तो आप क्या मारेंगे, दोनों मारेंगे। अगर सिर्फ एयर पोल्यूशन है और SO2 नहीं है तो आप एयर पोल्यूशन मारेंगे, अगर सिर्फ SO2 है, एयर पोल्यूशन नहीं है, तो SO2 मारेंगे। उसके बाद आता है पॉपुलेशन बायोटिक कम्युनिटी। पॉपुलेशन डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है सेम स्पीसीज का, सेम स्पीसीज टर्म यूज करेगा हमेशा। पॉपुलेशन हमेशा एक स्पीसीज का होता है, जैसे आदमी का पॉपुलेशन होगा, गाय का पॉपुलेशन हो सकता है, सेम स्पीसीज है। ठीक है, लेकिन कुत्ता और गाय का एक साथ पॉपुलेशन नहीं कहा जाएगा, मिक्स पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीसीज का होता है, सेम एरिया एट ए गिवन टाइम पे जो होता है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितने है। उसके बाद नेटालिटी क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन पॉपुलेशन बाय बर्थ इज कॉल्ड नेटालिटी। जो नंबर बढ़ता है पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का बर्थ के द्वारा, उसको नेटालिटी बोलते हैं। मोर्टालिटी इसका अपोजिट होता है, डेथ जो होता है, रिमूवल वो जो होता है पॉपुलेशन से, उसको मोर्टालिटी बोलते हैं। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जितना सपोर्ट कर सकता है वो जगह का, इट रेफर्स टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। बायोटिक पोटेंशियल उसका होता है, क्षमता होता है कि जितना रिप्रोड्यूस कर सके। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर विच नहीं दिख रहा है, हाँ बायोटिक पोटेंशियल, इट रेफर्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इनहेरेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, तो वो रिप्रोड्यूस करने का जो क्षमता है मैक्सिमम, वो बायोटिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच पुट ए चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, जो रोकता है पॉपुलेशन के ग्रोथ को। ठीक है, जैसे कोई बीमारी ही फैल गया तो भी एक इन्वायरमेंटल चेक है। ठीक है,
म्यूचुअलिज्म रेफर्स टू फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है, दो अलग अलग स्पेसीज इन विच बोथ आर स्पेसीज आर म्यूचुअलिज्म, दोनों फायदे में होता है और दो अलग अलग स्पेसीज होता है। कमेंसलिज्म, ये भी एसोसिएशन है दो इंडिविजुअल के बीच में अब टू डिफरेंट स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज बेनिफिट होता है और अदर को ना बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है। ये भी दो स्पेसीज के बीच में होता है, इसमें एक फ़ायदे होता है और दूसरा को नुकसान भी नहीं होता और फ़ायदा भी नहीं होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं, इंडिया ऑलरेडी उसके कगार पे है, इनफैक्ट वर्ल्ड भी है जिसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया और चाइना, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? इफ़ द बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट इट रिजल्ट्स टू जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सॉरी, उसके बाद साइकोसिस, इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस विच वेयर द पेशेंट शो प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शन। साइकोसिस होता है ये प्रोलॉन्ग्ड। उसके बाद ड्रग एब्यूज़, ये सारा कुछ हम लोग इकोसिस्टम में ही पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे क्योंकि इकोलॉजी में बहुत सारा पार्ट होता है, तो यहाँ पे तो बहुत डिटेल नहीं दिया है जो एग्जामिनेशन में पूछने के लायक है क्वेश्चन इस एग्जाम में, मतलब बीपीएससी लाइक जो जनरल जीके जीएस का एग्जाम होता है उसमें जो पूछा जा सकता है, वरना इकोलॉजी बहुत बड़ा अपने आप में एक बुक होता है, अपने आप में एक पूरा बुक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको कवर नहीं करना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। ड्रग एब्यूज, बायोस्फीयर, द स्पेस रिटर्निंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जो भी बायोस्फीयर जहाँ भी लाइफ है वहाँ पे बायोस्फीयर उसको कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बायोगैस, मीथेन रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट यूज्ड एज फ्यूल गैस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बॉटनी खत्म हुआ, ठीक है। और आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं, जूलॉजी को कल से शुरू करेंगे, ठीक है। बॉटनी में कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लगेगा कि याद करना है, लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी है। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने के समय में जो भी हम लोग डिस्कशन किए हैं उस पर सोचिए कि इसमें से क्या सवाल बन सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछा गया है, या उस पर्टिकुलर टॉपिक है 10-15 क्वेश्चन ही तो रहेगा बायोलॉजी का, आप पलट के देखिए कि वो सेक्शन टच करता है कि नहीं, उसमें से किस तरह का पूछा गया, अगर वो सवाल नहीं पूछा गया तो किस तरह से पूछा गया दूसरा सवाल, और उस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन आप अपने सोचने के तरीके को भी इम्प्रूव करना है साथ ही साथ। तो मेरा पर्पस इतना डिटेल पढ़ाने का नहीं, तो मैं एक एक लाइन में बोलते चला जाता और बात हो जाती ख़त्म, या सबसे बढ़िया था आपका MCQ लूसेंट को उठा के और बनवा देता, तो बात हो जाती ख़त्म। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और ना ही आप उसको सीख पाते। लेकिन अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और आप अगर इसी तरह से पढ़ाई करते रहें तो आपका सिलेक्शन लगभग संभव है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसीलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि समझ के एक बार पढ़ें, आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, तो आज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब मन लगा के पढ़िए, और थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए देखने के लिए, और डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होता है, इंटरेक्ट करने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमसे इंटरेक्ट कीजिए कमेंट में डाल के, और कुछ एडिशन करना है आपको क्लासेस में तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हों, जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।